नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हर बार की तरह फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूँ जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर। आई होप दीपावली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी आपने पिछले 2 दिनों में। ठीक है, तो अब 2 दिन की छुट्टी बहुत हो गई। अब फिर से लग जाइए अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य के प्रति मेहनत करने पर लग जाइए। ये ध्यान रखिए, निरंतर प्रयास करेंगे, सफलता तभी मिलती है। अगर निरंतरता टूटी, कॉन्टिन्यूटी में अगर बीच में डिस्टरबेंस आ गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? फिर आप चीजों को जो है एडजस्ट करके नहीं रख पाएंगे, चीजें भूल जाएंगे। तो निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अब आपने लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, क्रैक करना है इस एग्जाम को, तो उसके लिए नींद भी त्यागनी पड़ेगी और कुछ पर्सनल सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है आपके सामने, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो देखो भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पहले इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न आए तो हिंदी के साथ इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो। कई बार ऐसा होता है हिंदी में मिस्टेक भी होती है, तो पेपर में क्लियर लिख के देते हैं वो कि अगर हिंदी में कोई मिस्टेक है तो इंग्लिश जो वर्जन है क्वेश्चन का वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इन एन इकोनॉमी द ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक इज मेजर्ड बाय नेट इन्वेस्टमेंट और न्यू कैपिटल फॉर्मेशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज, जिसे क्या कहेंगे? तो ये आपका जो है 21 क्वेश्चन है। तो देखो, नेट इन्वेस्टमेंट यहां पूछा है, नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है ये दोस्त आपको याद रखना है। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, यानी कि शुद्ध निवेश कैसे निकलता है? तो नेट इन्वेस्टमेंट बराबर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है ह्रास। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? ह्रास। यानी कि समय के साथ साथ किसी भी वस्तु की जब कीमत में गिरावट आ जाती है तो कितनी गिरावट आई उसे हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। अब नेट इन्वेस्टमेंट हम किसे कहेंगे? तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, कुल निवेश है, उसमें से अगर जो डेप्रीसिएटेड चीजें हैं वो माइनस कर दें तो हमारा शुद्ध निवेश निकलकर आ जाता है। शुद्ध निवेश निकलकर आ जाता है। तो शुद्ध निवेश हम किसे कहेंगे? शुद्ध निवेश कहेंगे जब सकल निवेश में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए। सकल निवेश में से मूल्य ह्रास को जब घटा दिया जाए तो उसे हम शुद्ध निवेश कहते हैं। अब यहां सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो इन्वेस्टमेंट तो हो गया किसी चीज में पैसा लगाना, किसी भी चीज में पैसा लगाना वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार खरीद ली, इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने मकान बना दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना। कोई मशीनरी ले आए आप, वो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। आप चेयर ले आए, 1000 चेयर ले आए, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। एयर कंडीशंस आपने लगा दिए 10, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, क्या यही इन्वेस्टमेंट 2 साल बाद आप अगर इसको देखेंगे तो इनकी वैल्यू में कमी आएगी? फॉर एग्जाम्पल 10 एसी खरीदे आपने, पैसा लगा दिया, 2 साल बाद उन एसी की कीमत उतनी नहीं रहेगी जितने में आपने खरीदा है। तो जितनी वैल्यू कम हुई 2 साल में वो डेप्रीसिएशन कहलाएगा, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर? अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से
पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? नॉर्मल सिचुएशंस में अम्ल की अभिक्रिया से, अम्ल जो अभिक्रिया करता है उससे पेट की जो अंदरूनी परत है उसको सेफ रखने में कौन मददगार साबित होता है? तो उसे बोलते हैं विल्ली। ये दिल्ली नहीं है, विल्ली है, विल्ली, विल्ली बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये याद रखना है, विल्ली क्या है? ये आपके पेट की जो अंदरूनी परत है उसकी सुरक्षा करती है, किससे? जब अम्ल की अभिक्रिया होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखो भाई, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो थोड़ा बेसिक बता देता हूं। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं हम हार्डवेयर, एक पार्ट को हम बोलते हैं हार्डवेयर और दूसरे पार्ट को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है, चलो दो पार्ट हो गए। हार्डवेयर वो हिस्सा है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे मॉनिटर और कीबोर्ड, माउस और आपका सीपीयू, ये क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर वो हिस्सा होता है कंप्यूटर का जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यानी कि ये इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है। ठीक है, अब हार्डवेयर में क्या आते हैं? हार्डवेयर में एक तो इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगी, कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हार्डवेयर में आएंगी, और दूसरा आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाएंगी, आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाएंगी। ठीक है, ये समझ लिया हमने। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए कहते हैं। Input device are those devices by using which we can instruct computer to perform any specific task. Input device वो डिवाइस होती हैं जिनका उपयोग करके हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं कि ये काम करो। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर से काम करवाते हैं। कीबोर्ड में हमने 1+1 प्रेस किया और इक्वल टू प्रेस कर दिया एंटर, तो वो 2 बता देगा हमें। इसका मतलब हमने 1 और 1 जोड़ने के लिए कहा था, उसने आंसर दे दिया। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो हमें रिजल्ट दिखाने का काम करती है, रिजल्ट देने का काम करती है, जैसे कि मॉनिटर। तो हम कंप्यूटर में कुछ भी करें उसका रिजल्ट हमें साफ मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, वो आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, और सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखो भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल करता है। जैसे उदाहरण, एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंट्रोल करके रखता है। इसमें आ जाएंगे आपके, जैसे कि विंडोज आप इस्तेमाल करते हैं तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इवन जब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी स्पेशल काम को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड। एमएस वर्ड सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाएगा, एमएस पावर पॉइंट सिर्फ स्लाइड बनाएगा, एमएस एक्सेल सिर्फ सीट बनाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया।
अब आपको बताना है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इनपुट डिवाइस तो समझ में आ गई होगी, वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को कुछ करने के लिए कहते हैं। तो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखो लाइट पेन, ये जैसे डिजिटल पेन है, तो ये इनपुट डिवाइस है। इससे मैं यहां ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये तो इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल आप जानते हैं, वीडियो गेम खेलते थे जब फाइटिंग वाला, तो वो ट्रैक बॉल होती थी ऐसे गियर टाइप का जो पकड़े रहते हैं, फिर उसको आगे पीछे करते थे तो वो पीछे आके बॉक्सिंग करता था, है ना। राउंड 1, राउंड 2 ऐसे बोलता था ना, तो वो ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक ट्रैक बॉल। और ट्रैक बॉल अभी जो है, जैसे आपको लैपटॉप में देखा होगा आपने, लैपटॉप में इतनी जगह बीच में ऐसे उंगली से ऐसे उंगली को अगर हम मूव कराते हैं तो स्क्रीन पर कर्सर मूव होता है, माउस की जगह वो काम करता है, तो ट्रैक बॉल हो गया वो, है ना। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको वीडियो गेम वाला, वो किसका एग्जांपल है? वो जॉयस्टिक का है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का है, जो वीडियो गेम में इस्तेमाल होता है, वो इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो हम लैपटॉप पे होता है, उंगली को मूव करते हैं तो कर्सर मूव करता है, वो ट्रैक बॉल हो गया। और पहले जो माउस आते थे, कंप्यूटर वाले माउस, अभी तो माउस आते हैं तो माउस को पलट के देखना आप, लेजर वाले माउस है, लेकिन पहले जो माउस आते थे, माउस के पीछे एक बॉल लगी रहती थी छोटी सी, उस बॉल के सहारे ही माउस मूव करता था, उस बॉल को ही ट्रैक बॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, टच करके, है ना। प्लॉटर, प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? आई होप क्लियर है ये। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई? निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने बुलाई? बताओ भाई। 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या कनिष्क? कनिष्क ने बुलाई। किसने बुलाई? कनिष्क ने बुलाई। तो जम्मी कश्मीर राजा ने कश्मीर में, कौन सा वो राजा था जिसने कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई? कनिष्क, कनिष्क ने बुलाई, याद रखना है ये। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? डेवलॉक द्वीप, हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप, और मुजली आइलैंड, और घारापुरी आइलैंड, और मुनरोय आइलैंड। 25वें का आंसर बताओ भाई। तो देखो, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो घारापुरी आइलैंड में है। कहां पर है? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो घारापुरी आइलैंड में स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न। क्लियर? और ये हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित गुफाएं हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का नाम दिया है, ठीक। तो ये मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व ऐतिहासिक धरोहर, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है ये। और एलिफेंटा की गुफाएं किसको समर्पित हैं? तो हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म, क्योंकि यहां शिव, भगवान शिव को समर्पित है ये एलिफेंटा की गुफाएं। तो घारापुरी आइलैंड जो कि मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? बताओ। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में है? जापान, फिलीपींस, चीन, दक्षिण कोरिया। तो 26वें का आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस। कहां पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है कहां है? फिलीपींस में है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, यहां अब एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। सवाल है आपके लिए, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है?
वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है, प्लस इसके अध्यक्ष कौन है अभी, अध्यक्ष, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट निम्नलिखित किन दो राज्यों की ग्रह भूमि है, कोरोमंडल तट किन दो राज्यों की ग्रह भूमि है। 27वां प्रश्न, पंजाब और एनसीआर गलत, पश्चिम बंगाल और झारखंड ये भी नहीं, महाराष्ट्र गुजरात नहीं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, हाँ ये सही है। तो कोरोमंडल जो तट है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की भूमि में है, कोरोमंडल जो तट है, कोस्ट है, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की भूमि में है। तो 27वें का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्लियर। तो ये जो कोरोमंडल तट है वो लगभग जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ग्रह भूमि में है, ये लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर का एरिया क्षेत्र कवर करता है। ठीक, याद रखेंगे इसको, आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। लंदन में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था, उसमें इनमें से किसने भाग नहीं लिया था। 28वां प्रश्न है आपके सामने। तो मुस्लिम लीग इन्होंने तो लिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, निम्नलिखित में किसने लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो मुस्लिम लीग ने तो लिया था, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं लिया था, भारतीय राजाओं ने लिया था, हिंदू महासभा ने, गजब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं लिया था। ठीक है, आगे, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का विकल्प चुना गया। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1964 के बीच में चली। तो यहां पे भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, तो वो 29 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो यहां देख लो आप, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर ऑफ प्लान जो है ये किस पर आधारित था। तो इसका मकसद था कृषि विकास, इसका मकसद क्या था, कृषि विकास मकसद था। दूसरा, ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है, और इसका जो क्रम है वो क्या था, जो कार्यकाल 1951 से 1956, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। दूसरी जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य था उद्योगों की स्थापना, उद्योगों की स्थापना इसका उद्देश्य था। ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये पीसी महलनोबिस प्लान पर आधारित थी, पीसी महलनोबिस प्लान, पीसी महलनोबिस प्लान पर आधारित थी, और इसका कार्यकाल आपको पता है 1956
1956 से 61 तक रहा। ठीक। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, थर्ड 5 ईयर प्लान, जो 1961 से 1964, इसका ये किस योजना पर आधारित थी? ये थी गडगिल योजना पर आधारित। गडगिल योजना पर आधारित थी ये। अब यहां पे देखो, ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, थर्ड 5 ईयर जो प्लान है, ये फेल हो गया। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? कारण उसका है, तो एक तो यहां देखो, इंडिया चाइना का युद्ध हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में। फिर उसके बाद 1962, 64, 65, ठीक है। तो यहां याद रखना है आपको, ये इंडो चाइना वॉर हुआ, फसल खराब हो गई। ठीक है, क्या हुआ? फसल खराब हो गई। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। तो हम चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगर देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट की पूछा जाए, तो इसकी जो नींव कहेंगे, इसकी नींव यानी कि इसकी हल्की सी शुरुआत तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही हो जाती है, पर उन्होंने पूरी तरह से पूछा है तो थर्ड हो जाएगा। थर्ड में काम हुआ यहाँ पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हो जाती है लास्ट में आते आते, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में तो काम होता ही है। लेकिन आगे की जो पंचवर्षीय योजना है वो फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें दो युद्ध देखने को मिलते हैं, भारत और चीन का युद्ध और भारत पाकिस्तान का युद्ध, इसलिए ये योजना फेल हो जाती है, फसल भी खराब हो जाती है। ठीक है। भारत के त्रिचरणीय नाभिकीय शक्ति का कार्यक्रम की स्थापना किसने की? किसने की? भारत के त्रिचरणीय नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की? के कस्तूरी रंगन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा। तो आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। भाभा, होमी जहांगीर भाभा। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क है, तो होमी जहांगीर भाभा के नाम पर है वो। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।